ओके हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारा एग्ज़ाम CUET 2024 जल्द ही आने वाला है और इसके लिए आप सबकी प्रिपरेशंस आई होप स्टार्ट हो गई होंगी। तो प्रिपरेशन से सबसे पहले हमें जानना है सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया हुआ है वो मेनली ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिटेल्ड पॉइंट्स भी है जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें हमारे पास पैसेजेस आ जाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कई बार स्कूल में भी पैसेजेस अटेम्प्ट करे होंगे, राइट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो इसमें मेनली 3 टाइप्स पैसेजेस है: फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरली। फैक्चुअल हमारे पास जो पैसेजेस होते हैं उसमें हमारा जो भी फैक्ट बेस पैसेजेस आ जाते हैं, राइट? फैक्ट बेस्ड पैसेजेस जिसमें कुछ भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, राइट? तो उस इन्फॉर्मेशन में से आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे, तो वो देखेंगे कि आप इन्फॉर्मेशन को किस तरह से एनालाइज कर सकते हो, राइट? देन वी हैव नरेटिव। नरेटिव टाइप जो हमारे पैसेजेस होते हैं, दीज आर लाइक कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है, राइट? जिसमें एक प्रॉपर पैटर्न होता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी, उसमें कैरेक्टर्स होंगे, तो प्रॉपर इस तरह से आपसे पैसेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन वी हैव लिटरली। लिटरली में आपके पास आ जाता है जितने भी हमारे पास कोई पोएम लिखी गई है या फिर कोई नॉवेल्स है या फिर कोई ड्रामा है, कुछ भी इस तरह का सीन, राइट? उसमें से एक पूरा पैराग्राफ उठाकर आपको पैसेज के फॉर्म में दे दिया जाएगा, राइट? अच्छा बच्चों, नरेटिव में जो है आपके पास 2 टाइप्स हो जाते हैं: फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, राइट? फिक्शन इज़ दैट जिसमें कि आपके पास पूरे की पूरी एक लेखक ने अपनी तरफ से सोच करके कोई कहानी लिख दी, राइट? उसका कोई और रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नॉन फिक्शन का क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एग्जिस्टेंस होता है, वो फिक्शनल नहीं होती पूरी तरह से, एक इमेजिनेशन के ऊपर आधारित नहीं होती है, राइट? देन वी हैव वर्बल एबिलिटी। बच्चों, ये वर्बल एबिलिटी यहाँ पे लिखा है, एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी इंग्लिश की ग्रामर आपकी टेस्ट हो जाएगी कि आपको इंग्लिश की कितनी समझ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे वर्बल एबिलिटी के अंदर मेनली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें सब पॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे, राइट? देन वी हैव रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग में हमारे पास आ जाता है कोई सेंटेंस हमें दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस को वो आगे पीछे करके दे देंगे एंड वी हैव टू सॉल्व दैट सेंटेंस। ओके, वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस एज वेल लेटर इन दिस वीडियो। यस, देन वी हैव गॉट चूजिंग द करेक्ट वर्ड, राइट? तो ये सारे आपके 1 वर्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें आपको एक मान लो एक सेंटेंस दिया है, तो वो सेंटेंस में से कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड द 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स क्या हो जाता है बच्चों, एक जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं एंड देन वी हैव अपोजिट वर्ड्स, राइट? यू मस्ट हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो अर्लियर, एंड अपोजिट वर्ड्स। So we are going to see some examples of these synonyms and antonyms in this video only at the end of this video. Then we have vocabulary. Now vocabulary test करने के लिए बच्चों उनके पास बहुत सारे different methods होते हैं, जिसमें से एक synonyms and antonyms हो जाता है, फिर आपका एक spelling test आ जाता है, right? And 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी इसके अंदर आ जाएगा, राइट? सो ये पूरा का पूरा आपको दिया, एक पूरा आप कह सकते हैं एक जिस्ट दे रखी है, लेकिन इसमें और भी डिटेल्ड बहुत सारी चीज़ें। वी आर गोइंग टू सी सम हिडन पॉइंट्स कि इसमें इन्होंने बोला है सिलेबस ये है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इंग्लिश में जो आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे वहाँ से। तो आपको डिटेल्ड में एक पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और वही सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो, जो हम बात कर रहे थे कॉम्प्रीहेंशन में, तो यही सारी चीज़ें आएंगी जो हमें पैसेज दिया हुआ है, देन स्टोरी आ जाएगी, देन लिटरली वर्क आ सकता है। अब इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है, वो 2 भी पूछ सकते हैं, राइट? तो इस तरह से अभी हम इसका पैटर्न भी समझेंगे कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं, तो वी आर गोइंग टू चेक दैट एज वेल। देखो, जब हम डिटेल में बात करेंगे कॉम्प्रीहेंशन तो आपका होगा ही होगा 100%। उसके अलावा आपको एरर्स जो सेंटेंस में होते हैं वो फाइंड करने होंगे। मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, राइट? ही इज़ गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू
स्कूल, ये दे दिया। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन जानते हैं, तो आप बता देंगे ये सेंटेंस करेक्ट है। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया ही एम गोइंग टू स्कूल, तो आप बता देंगे कि इसमें गलती है और कहाँ पर है। बहुत ही इजी, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, एम में गलती है क्योंकि ही के साथ हम एम नहीं लगाते। तो इस तरह से आपको जो है एरर्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आएंगे एंड वी आर गोइंग टू डू दैट प्रैक्टिस इन द फ्यूचर क्लासेस, सो डोंट वरी। मैं इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दूंगी आगे चल के, राइट। ओके, तो सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन द करेक्ट वर्ड, दिस विल अगेन सेम टेस्ट आवर वर्बल एबिलिटी। ठीक है, कि हम एक सेंटेंस में अगर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, राइट, तो उसमें हम कौन सा वर्ड फिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें, ही डैश गोइंग टू द स्कूल, एंड समवेयर इन द सेंटेंस इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ प्रेजेंट सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस में हम इसके साथ इज़ लगा देंगे, राइट। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। ओके, सिनोनिम एंटोनिम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लोज टेस्ट बच्चों क्या होता है, आपको पास अगेन एक पैराग्राफ दिया होगा पूरा बड़ा, उस पैराग्राफ में आपको ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में गैप्स दे देंगे वो, राइट। तो वो भी एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स होता है, बट एक पैराग्राफ होता है, उसको हम क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। तो ये एक बहुत हाई लेवल ऑफ जजमेंट आ जाता है इंग्लिश में कि आपको कितनी नॉलेज है। उसमें आपकी टेंस सारी ऑलमोस्ट इंग्लिश ग्रामर का वो कुछ पॉइंट्स जज कर लेंगे कि हाउ मच नॉलेज यू हैव। देन वी हैव ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो आपके मुहावरे होते हैं, कहावत होती है, राइट, ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ एनालॉजी। बच्चों एनालॉजी का मतलब होता है कि किसी तरह का कंपैरिजन करना। कंपैरिजन में हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो यू हैव अ सेंटेंस लाइक शी इज़ एज बिजी एज अ बी, और यू हैव टू बी एज बिजी एज अ बी टू गेट गुड ग्रेड्स इन हाई स्कूल। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको कुछ जैसे मान लो एक्सप्लेन करना है किसी को, तो वहाँ पे आप किसी चीज़ से कंपेयर कर दो। मान लो रियल लाइफ में आप अपने दोस्त को कुछ समझा रहे हो कि यार मेरा एग्ज़ाम ना इतना टफ था, मान लो मैंने यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम दिया ना, दिस इज़ वेरी हाई लेवल, बट आप कभी एक्सप्लेन करने के लिए किसी और रेफरेंस का यूज़ करते हो, तो दिस इज़ एनालॉजी, राइट। इस टाइप की भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, बट डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। नॉर्मल एक ह्यूमन लेवल जिस हिसाब से समझ सकता है, जो आपने इंग्लिश अभी तक 12th ग्रेड तक समझी है, उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बट येस, डेफिनेटली आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको अपनी तरफ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, राइट। फिर सेंटेंस रीअरेंजिंग क्या हो जाता है बच्चों, सेंटेंस रीअरेंजिंग में मान लो आपको एक सेंटेंस दिया है जो आगे पीछे करके दे दिया। अब हम इसी सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहले आपको दे दिया मान लो गोइंग टू ही स्कूल इज़, ये आपको सेंटेंस दे दिया। तो अब आपको इसे प्रॉपर एक करेक्ट फॉर्मेशन में अरेंज करना है, राइट। सो यू हैव टू मेक ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो आपको ऐसे पॉइंट्स दे देंगे लाइक दिस, गोइंग टू इज़ ए, ही इज़ बी, देन स्कूल इज़ सी, देन ए इज़ ई, डी इज़ लास्ट में आपका डी हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर ऐसे बनाना है दैट ही विल बी बी, देन नेक्स्ट विल बी डी, he is going to school। ओके, सो आपको इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस देंगे लाइक दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस इज बी डी ए सी। तो आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ए डी सी बी इस तरह से दे देंगे, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करनी है, राइट। दीज क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट दे आर फन टू सॉल्व इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड द इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, बट हाँ, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है बच्चों। कई बार ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको चैलेंजिंग लग सकता है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। आप इसकी प्रैक्टिस करो, यू विल इन्जॉय द प्रैक्टिस ऑल्सो, दे आर गोइंग टू बी फन। ओके, तो सब्सटीट्यूशन इन अ सेंटेंस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको एक पूरा मतलब मान लो एक वर्ड का ही कुछ एक उसका एक्सप्लेनेशन में एक सेंटेंस में दे देंगे, बट दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू हैव वन वर्ड बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट वर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओके, ओमनी प्रेजेंट।
तो जब आप ये बहुत ज़्यादा वोकेबलरी की सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो यू आर गोइंग टू लर्न इट इवेंचुअली। ओके बच्चों देखो, देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो। आपको एग्ज़ाम शुरू करने से पहले इन पॉइंट्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए, जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो मेन टॉपिक्स, सबसे पहले ये मैंने मेन टॉपिक 6 टॉपिक्स आपको बताए थे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वोकेबलरी। इनके अलावा भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। दैट मीन्स इससे बाहर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट आपको क्योंकि वो पॉइंट्स एग्जैक्टली सिलेबस में दिए हैं तो वो तो आपको करने ही करने हैं। देखो उन्हीं पॉइंट्स में ही आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप लोग ऐसे डरो मत उसके अलावा और क्या आएगा। बट जैसे एक फॉर्मेट होता है ना क्वेश्चन पूछने का, तो वो फॉर्मेट के अंदर वो आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। आपकी एक जनरल इंग्लिश की नॉलेज टेस्ट करेंगे वो, तो उसमें किसी भी तरह का फॉर्मेट वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। इसमें घबराने की जैसी कोई चीज़ नहीं है कि किस तरह का कितना टफ क्वेश्चन होगा, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, इसके आपके पास ज़्यादा प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्वेश्चन पेपर की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, सेम उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो विद प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। ओके, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, देखो मेनली आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उस 50 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पूरे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम बचाना है। ओके, ड्यूरेशन क्या होगी आपके इसके इंग्लिश के पेपर की आपकी ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। तो अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 पॉइंट समथिंग एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप उसे एक मिनट ही लगा कर चले। आप जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो आप कोशिश करें कि 40 मिनट्स में ही आप 40 क्वेश्चंस कर सके, ताकि आपके पास 5 मिनट्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो, राइट। आपकी मार्किंग स्कीम किस हिसाब से होगी, पर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, पर अगर आपने कुछ गलत आंसर दिया तो उसका आपको 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग भी होगी, राइट। एंड आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, सिर्फ 40। तो 5 टाइम्स 40 इज़, तो आपको टोटल हो जाएगा 200, राइट। तो आपका 200 आपको स्कोर करना है, राइट। ये आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों। जब आप टारगेट 200 बनाओगे तभी आप कट ऑफ लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ पाओगे, राइट। तो आपको बहुत मेहनत करनी है, राइट, एंड चिल होके मेहनत करनी है। इतना बहुत डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं होने वाली है। जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखिए एंड मेहनत करते जाइए। ओके, हम लोग साथ के साथ सीखते जाएंगे। तो मेन सिलेबस में बच्चों आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरी CUET के पैटर्न को आपको समझने हैं, राइट। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी। ये जो आपकी पूरी वीडियो थी इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड थी। तो इंग्लिश का सिलेबस आई होप आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग वीडियो में ज़रूर पूछना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, राइट। अब ये हम थोड़ी सी आज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, जैसे हम कह सकते हैं कुछ अगर बिगिनर स्टूडेंट्स हैं ये स्पेशली उनके लिए, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो सकता है, राइट। और हो सकता है इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, राइट। तो सिनोनिम एंटोनिम्स की सबसे ज़्यादा बात की जा रही है बच्चों यहाँ पे। मान लीजिए आप जब इंग्लिश की कोई भी बुक रीड करते हैं तो आपके सामने कोई वर्ड आता है, तो उस वर्ड का आपको एक तो पता चलना चाहिए अपोजिट वर्ड, राइट। अभी अपार्ट क्या होता है, अपार्ट मतलब होता है अलग अलग, है ना, कि भाई वी बोथ आर अपार्ट, हम दोनों अलग अलग है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो गया, टुगेदर, हम दोनों साथ साथ है। तो आप लोगों को एक ऐसे वर्ड्स के मीनिंग पहले पता होने चाहिए। जब मीनिंग पता होंगे तब आप उनके एंटोनिम्स बता पाओगे कि ये इसका अपोजिट क्या होगा। जैसे हम लोग बचपन में बहुत इजी एंटोनिम्स पढ़ लेते थे, जैसे गुड का हमने पढ़ लिया बैड, राइट। तो हमने इंग्लिश का लेवल यहाँ से ही शुरू करा, इतना ही इजी लेवल रखा। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वो कभी भी इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा सा आपको उसमें डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिलेगा, राइट। अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाता है बच्चों, अंदाजे से,
मतलब 100% श्योर नहीं है, बट अंदाजे से, जैसे मान लो आपको कोई बोले कि यार इस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, तो आप बोल दोगे अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़, राइट। लेकिन अगर आपसे वो पूछ रहे हैं, नहीं मुझे अप्रॉक्सीमेटली मत बताओ, मुझे एग्जैक्टली बताओ, 100% श्योरिटी के साथ बताओ, तो अप्रॉक्सीमेटली का अपोजिट क्या हो गया, एग्जैक्टली। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, 100% श्योर हो, तो उसे एग्जैक्टली बोल देंगे, राइट। एब्सेंस मतलब जैसे आप कभी कभी स्कूल से एब्सेंट होते होंगे, राइट, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो एब्सेंट तो बहुत इजी हो गया, उसका अपोजिट प्रेजेंस। ओके। अबेंडेंस मतलब जो बहुत ही ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, कि अगर आपके पास मान लो अभी हमारे पास समुद्र में जो पानी है वो बहुत अबेंडेंट है ना, तो इट इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस, ठीक है। और अगर मैं कह दूँ वहाँ पे डेजर्ट में पानी क्या होता है, लैक होता है, कम होता है, राइट, उसकी कमी होती है। लैक मतलब किसी चीज़ की कमी होना, अबेंडेंस मतलब तादाद से ज़्यादा मौजूद होना। ओके, तो ये इस तरह से आपको अपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। तो आपको अपने दिमाग में बच्चों इमेजिनेशन लानी है चीज़ों को सोच करके, तभी आप उसका एक्यूरेट पॉइंट, एक्यूरेट वर्ड ढूंढ पाओगे। अच्छा देखो, यहाँ पे तो मैंने आपको एक एज इट इज़ वर्ड अपोजिट दे दिया, एंटोनिम दे दिया, लेकिन जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, तो वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी होंगे। वहाँ पे आपको इंग्लिश में भी अपनी लॉजिकल रीजनिंग ढूंढनी है। ओके, कि भाई अगर अबेंडेंस है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होना, इसका अपोजिट क्या होगा। देखो, कुछ वर्ड आपको स्कैरसिटी भी दे सकते हैं। स्कैरसिटी का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ की कमी होना, राइट। तो आपको जितने ज़्यादा आप वर्ड्स के बारे में पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप उनको डिटेल में, उनका एक्यूरेट मीनिंग जब आप समझोगे, तब आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे, राइट। ओके। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज़ को स्वीकारना, रिफ्यूज़ मतलब ठुकराना, राइट, दिस इज़ वेरी इजी। एक्सीडेंटल मतलब कोई गलती से कोई चीज़ हो जाना, जैसे हम बोलते हैं कि बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, भाई गलती से मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं नहीं भाई तुमने तो इंटेंशनली मुझे हर्ट करने के लिए बोला है ये चीज़, तो इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, एक्सीडेंटल मतलब गलती से, जो हम चाह करके नहीं किया, हमने गलती से कुछ हो गया, राइट। एक्टिव मतलब, तो ये तो बहुत इजी हो गया, कोई इंसान एक्टिव मोड में है या फिर कोई लेज़ी है। अभी आपका एग्ज़ाम है तो आपका एक्टिव मोड चालू है, एग्ज़ाम के जस्ट बाद थोड़ा सा लेज़ी मोड होगा, बट आई होप आप लोग ये अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखें, कॉलेज में भी पढ़ाई करते रहे, ताकि एक अच्छी आप जॉब सिक्योर कर सके। ओके। अलाउ करना, किसी चीज़ के लिए आप अनुमति दे रहे हैं। ओके। फॉरबिड मतलब मना कर रहे हैं कि नहीं आप अलाउड नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तो अलाउ का अपोजिट क्या हो जाता है, फॉरबिड हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव लास्ट वन इज एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब बच्चों होते हैं हमारे पूर्वज। ओके। देखो, एक होता है अपलाइन, एक होता है डाउनलाइन। अभी ये अपलाइन डाउनलाइन ये और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, बट यहाँ पे जब हम फैमिली की एक ट्री की बात करते हैं, तो अपलाइन इज़ द वन जो ऊपर की तरफ एरो जाती है, जो आपसे बड़े लोग हैं, राइट। तो आपके मम्मी पापा हो गए, फिर दादा दादी हो गए, फिर परदादा दादी हो गए, वो आपके क्या हो जाएंगे, है ना, एंसेस्टर्स हो जाएंगे। और आपके परदादा दादी के लिए आप लोग क्या हो जाएंगे, आप उनके डिसेंडेंट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके डिसेंडेंट अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो फ्यूचर में होंगे, तो 100 साल बाद आपके डिसेंडेंट्स, आप बोल सकते हो कि ये जो मेरे पर पोता पोती है ये मेरे डिसेंडेंट्स है, आप उनके लिए हो जाओगे एंसेस्टर्स। ओके। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स भी समझ में आ गए हो एंड यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, राइट। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो बच्चों, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके। Yes, so see you in the next class. Have a very good day. Bye bye. Take care.